नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप मौर्य। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार आप लोगों की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि इस पूरे वैश्विक महामारी के दौर में हमारी टीम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप तक विभिन्न विषयों के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्लासेस का संचालन किया जाए और हो भी रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग विभिन्न विषयों का अध्ययन भी कर रहे हैं, अध्यापन कार्य भी हो रहा है और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंच भी रहा है। और इन सब के लिए हम सब और हमारी पूरी टीम आपको एक बार पुनः धन्यवाद देती है। और आज हम अपने इस महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय क्या है दोस्तों? संप्रदाय। क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। इस संप्रदाय की जो महत्वपूर्ण संप्रदाय रहे उनमें से हम लोग 3 प्रमुख संप्रदायों का अध्ययन कर चुके हैं। संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवादी संप्रदाय और व्यवहारवादी संप्रदाय। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। और याद रखिएगा इससे एक क्वेश्चन यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा जनक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। यह बात आपको याद रखनी होगी। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अब इस संप्रदाय को हम अपने अध्ययन की सुविधा अनुसार इसे हम 3 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा है क्या? मानसिक संरचना का सिद्धांत। मानसिक संरचना का सिद्धांत, याद रखिएगा मानसिक संरचना का सिद्धांत। दूसरा हमारा है मनोगतिकी विकास का सिद्धांत। मनोगतिकी विकास का सिद्धांत। और जो अंतिम है उसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। अब याद रखिएगा यहां से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मानसिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा आपका उत्तर होगा फ्रायड। अर्थात कौन से फ्रायड? तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। क्या उत्तर होगा दोस्तों आपका? सिगमंड फ्रायड। ये बात आपको याद रखना होगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मनोगतिकी विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। क्या उत्तर होगा? सिगमंड फ्रायड। यह आपका उत्तर होगा। और अंतिम बिंदु की बात करें अगर हम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो भी इसका उत्तर देने वाला जो व्यक्ति होगा उसका क्या नाम होगा? सिगमंड फ्रायड। यह बात आपको याद रखना होगा।
यहाँ से बेसिक 4 क्वेश्चन निकलते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए मानसिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। मनोगतिकी विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। ये बेसिक 4 क्वेश्चन है। और जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, यहाँ मनोविज्ञान की एक आधार जो भूत मनोविज्ञान माना जाता है, वह इसे संप्रदाय को या इस संप्रदाय को माना जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक या जनक थे वो क्या थे, वो मूलतः मनोवैज्ञानिक नहीं थे, या मूलतः मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वह क्या थे, एक चिकित्सक थे, एक मनोचिकित्सक थे। और इसलिए जैसे आप लोग को पता भी होगा कि जब कोई मेंटली रूप से डिस्टर्ब होता है तब हम लोग पहुंचते हैं मनोचिकित्सक के पास। और मनोचिकित्सक क्या करता है, मनोचिकित्सक क्या करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो रोगी व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी मन स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके बारे में विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न एक्टिविटी का क्या करता है, एनालिसिस करने के पश्चात ही वह उसे जो समुचित उपचार या निदान का मार्ग बताता है। और ऐसा ही कार्य करने वाला जो व्यक्ति था वो क्या था, सिगमंड फ्रायड था। सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की स्थापना की, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया वो अचेतन मन पर बल दिया। अब यहां से नोट करके लिख लीजिएगा, 2 प्रश्न बन रहे हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अचेतन मन पर बल किसने दिया, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। और जब आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम चेतना के विकास पर बल दिया, तो याद रखिएगा उसका उत्तर क्या होगा, विलियम उंट होगा। क्योंकि यहां पर भी चेतना, अर्धचेतन और अचेतन की बातें आएगी, लेकिन याद रखिएगा अचेतन पर प्रकाश डालने वाला व्यक्ति सिगमंड फ्रायड, चेतन पर प्रकाश डालने वाला व्यक्ति विलियम उंट था। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों एकदम स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होते हैं, कंफ्यूजन या तथ्य स्पष्ट ना होने के कारण आपके प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। अब हम इस पूरे मानसिक संरचना को, जो ये हमारी मानसिक संरचना है, इस मानसिक संरचना को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा क्या है, आकारात्मक मॉडल। क्या है, आकारात्मक मॉडल, आकारात्मक मॉडल। और दूसरा क्या है, गत्यात्मक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल। अब इस आकारात्मक मॉडल को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं, तो याद रखिएगा इसे भी 3 भागों में बांटते हैं। और गत्यात्मक मॉडल को भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। कितने भागों में, तो 3 भागों में। याद रखिएगा आकारात्मक मॉडल में आपका क्या आएगा, आकारात्मक मॉडल में आपका आएगा इड, ईगो और सुपर ईगो। अर्थात इसे कहा जा सकता है, इड को कहा जाता है इदम, इसे कहा गया अहम, ईगो को कहा जाता अहम, और सुपर ईगो को कहा गया है क्या, पराहम। इदम, अहम, पराहम। कभी कभी हिंदी में प्रश्न पूछ लेता और कभी कभी क्या करता है, इड, ईगो, सुपर ईगो में पूछता है, तो कभी कभी इदम, अहम और पराहम में प्रश्न पूछता है। इसी तरह से यहां पर क्या आता है आपका, यहां पर आपका क्या आएगा, चेतन मन। क्या आएगा, चेतन मन। फिर आपका क्या है, अचेतन मन। क्या है, अचेतन मन। और क्या है, चेतन मन। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के चेतन मन और अचेतन मन के मध्य होता है अवचेतन मन। का क्या होता है, अवचेतन, या इसी को कहा जाता है अर्धचेतन। क्या कहा जाता है, अर्धचेतन। अर्थात
जो हमारा अवचेतन या अर्धचेतन है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुलभ स्मृति द्वार। क्या कहा जाता है? सुलभ स्मृति द्वार कहा जाता है। सुलभ स्मृति द्वार किसे कहा जाता है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अवचेतन या अर्धचेतन को कहा जाता है। अब यहां से अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यक्ति कितना % होता है, तो अचेतन मन में जो व्यक्ति होता है वह 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। और चेतन मन में व्यक्ति कितना होता है? तो मात्र 10% होता है। अब यहां से परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भाग में पूछे जाते हैं। यदि भाग के बारे में पूछा जाए कि चेतन मन कुल मन का कितना भाग होता है, तो याद रखिएगा 1/10 भाग। कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। जबकि आपका क्या होता है? अचेतन मन 9/10 भाग होता है। या परसेंटेज में पूछेगा तो 90%। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चेतन मन कितना % होता है, तो 10%। चेतन मन की अगर बात करें हम भाग में, तो 1/10 भाग। और अचेतन मन की बात अगर करें हम, तो 9/10 भाग। इससे क्या मतलब है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है, यह संप्रदाय किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा, यह अचेतन मन पर बल देता है। अर्थात सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है? तो वो अचेतन मन पर बल देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मनोगतिकी विकास के सिद्धांत को भी। अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केवल और केवल वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में व्यापक अभी हम लोग थोड़ी देर में अध्ययन करते हैं। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं? केवल और केवल इनका वर्गीकरण। क्योंकि जैसे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, मानसिक संरचना के विकास का सिद्धांत, मनोगतिकी का सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। फिर आपने देखा कि मानसिक संरचनाओं को 2 भागों में बांटा गया, अकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। और अकारात्मक मॉडल के भी 3 उपभेद हैं, गत्यात्मक मॉडल के भी क्या है? 3 उपभेद हैं। इसी तरह से हम लोग मनोगतिकी के सिद्धांत को भी 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है? मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति। अब याद रखिएगा, कुछ हमारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि मूल प्रवृत्ति का तो जनक माना जाता है, क्योंकि कहा गया है ना कि जो हमारे पास 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है? मैकडूगल। लेकिन याद रखिएगा कि मूल प्रवृत्ति, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? देखिए, दोनों प्रश्न में, मैकडूगल के प्रश्न में और सिगमंड फ्रायड के प्रश्न में एक बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर क्या है कि जब हम मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं फ्रायड के अकॉर्डिंग, तो यह क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरे को कहा गया है क्या? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और इसीलिए जीवन मूल प्रवृत्ति को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? इरोस। क्या नाम है? इरोस के रूप में जाना जाता है। जबकि जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है इरोस, जबकि मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है, अर्थात मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है थैनाटोस। क्या कहा जाता है? थैनाटोस कहा जाता है। ये बात आपको याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने थैनाटोस की संज्ञा किसे प्रदान की है? तो थैनाटोस की जो संज्ञा प्रदान की है सिगमंड फ्रायड ने, वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। जबकि इरोस की संज्ञा किसे प्रदान की है? तो याद रखिएगा, वह इरोस है। क्या है? इरोस है। इसी जीवन मूल प्रवृत्ति का एक उपभाग है। क्या है? एक उपभाग है जिसे कहा गया है क्या? लिबिडो। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, लिबिडो कहा गया है। ये बात आपको याद रखना होगा।
और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है लिबिडो है क्या। तो याद रखिएगा लिबिडो को कहा जाता है यौन ऊर्जा। क्या कहा जाता है? यौन ऊर्जा कहा जाता है। लिबिडो को क्या कहा गया है? यौन ऊर्जा, या इसी को कहा जाता है एक दूसरे रूप में प्रश्न पूछा जाता है यौन ऊर्जा या काम ऊर्जा। काम ऊर्जा या इसी का एक और नाम मिलता है कामुकता ऊर्जा। कामुकता ऊर्जा। तो याद रखिएगा चाहे वो प्रश्न आपसे यौन ऊर्जा से पूछे या काम ऊर्जा से पूछे या कामुकता ऊर्जा से पूछे, तो वह किसके बारे में जान रहा है? वह प्रश्न आपसे लिबिडो के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? लिबिडो के बारे में पूछ रहा है। या प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से लिबिडो है क्या? तो याद रखिएगा लिबिडो क्या है? यौन ऊर्जा भी ऑप्शन में दे सकता है या काम ऊर्जा भी दे सकता है या कामुकता ऊर्जा। अर्थात इन तीन में से जो भी नाम आपको विकल्प में दिखाई देगा वह आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या होगा? सही उत्तर होगा। दूसरी स्थिति में हम मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बाद अगर हम बात करें तो चिंता क्या है? मनोगतिकी विकास में क्या है? दूसरा चिंता। और इस चिंता को सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है? 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। कितने भागों में बांटने का प्रयास किया है? 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। देखिए चिंता कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा चिंता 3 प्रकार की होती है। वास्तविक चिंता क्या होती है? वास्तविक चिंता। दूसरा क्या है आपका? नैतिक चिंता। क्या है? नैतिक चिंता। और अंतिम जो तीसरा है उसे कहा गया है तंत्रिका तापी चिंता। क्या कहा गया है? तंत्रिका तापी चिंता। ये बात आपको याद रखना होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार चिंता के कितने स्वरूप हैं, तो याद रखिएगा चिंता के केवल 3 स्वरूप हैं। वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता और तंत्रिका तापी चिंता। कितना? चिंता के कितने स्वरूप है या कितने प्रकार है? तो चिंता के 3 प्रकार है। वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता और तंत्रिका तापी चिंता। मूल प्रवृत्ति के कितने प्रकार है? तो मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार है। जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसके लिए जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस की संज्ञा दी गई है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहा गया है? थैनाटोस की संज्ञा दी गई है। और इसी जीवन मूल प्रवृत्ति का एक उपभाग है जिसे कहा गया लिबिडो। अर्थात लिबिडो का मतलब क्या होता है? काम ऊर्जा या यौन ऊर्जा होती है। क्या होती है? यौन ऊर्जा होती है। इसके बाद जो हमारा अंतिम वर्गीकरण है, जो हमारा अंतिम वर्गीकरण माना जाता है, तो याद रखिएगा अंतिम वर्गीकरण में अगर हम लोग देखें तो कहा गया है क्या? अहम रक्षात्मक प्रक्रम। क्या कहा गया है? अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ये बात आपको याद रखना होगा, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। देखिए यहां से 2 प्रश्न। एक प्रश्न ये पूछा जाता है अहम रक्षात्मक प्रक्रम की अवधारणा किसने दी? तो याद रखिएगा अहम रक्षात्मक प्रक्रम की अवधारणा देने वाला जो व्यक्ति है, जो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक है, उसका क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड नाम है। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची किसने तैयार की, तो याद रखिएगा अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची बनाने वाला जो मनोवैज्ञानिक था उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा अन्ना फ्रायड। क्या नाम था? अन्ना फ्रायड। ये बात आपको याद रखनी होगी, अन्ना फ्रायड। और ये अन्ना फ्रायड क्या थी? ये इन्हीं की सुपुत्री थी, सुपुत्री अन्ना फ्रायड। ये बात आपको याद रखनी होगी। सुपुत्री अन्ना फ्रायड ने कौन सा कार्य किया था? तो अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची बनाने का कार्य किया गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूची अहम रक्षात्मक प्रक्रम की सूची को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा अहम रक्षात्मक प्रक्रम की जो सूची बनाई गई थी उसे कितने भागों में बांटा गया था? तो याद रखिएगा उसे 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा क्या है? दमन। पहला क्या है? दमन। दूसरा योक्तकी करण।
तीसरा युक्तिकरण और तीसरा हमारा क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण और प्रतिक्रिया निर्माण। इसके बाद अगर हम 4, 5 और 6 देख लें तो याद रखिएगा प्रतिक्रिया निर्माण के बाद में क्या आता है, तो याद रखिएगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, दमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन और अंत में क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। इस तरह से अहम रक्षात्मक प्रक्रम की जो सूची थी उसे 6 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, तो अन्ना फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा, अन्ना फ्रायड के द्वारा। अब हम लोग अंतिम बिंदु पर चर्चा करने से पहले एक बार इस पूरे जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ मनोलैंगिक विकास या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर हम लोग एक बार पुनः अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और इसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग तब बात करते हैं मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। देखिए, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। क्या होगा उत्तर, सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को अध्ययन की सुविधा अनुसार या अध्ययन की सुविधा हेतु इन्होंने इस संप्रदाय को 3 भागों में बांट दिया। मानसिक संरचना का सिद्धांत, मनोगतिकी का सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये आपको याद रखना होगा। मानसिक संरचना का सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया, अकारात्मक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल के 3 उपभाग हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। जबकि गत्यात्मक मॉडल के भी क्या है, 3 स्वरूप है, चेतन, अवचेतन या अर्धचेतन और अंतिम में क्या है आपका अचेतन मन। अगला है मनोगतिकी विकास के सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, चिंता और अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अर्थात मनोगतिकी का जो विकास का सिद्धांत है इसे 3 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। एक मूल प्रवृत्ति, पहला हमारा क्या है, मूल प्रवृत्ति, दूसरा चिंता और तीसरा क्या है, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। क्या है, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। मूल प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा गया, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जबकि चिंता को 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक चिंता, नैतिक चिंता, तंत्रिका तापी चिंता। और अहम रक्षात्मक प्रक्रम को 6 भागों में बांटा गया है, दमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, प्रत्यागमन, विस्थापन। ठीक है, ये आपको क्या किया गया है, मनोगतिकी विकास के सिद्धांत को बांटने का प्रयास किया गया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में, जिसका क्या नाम है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम इसे इरेज करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अध्ययन करते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में। इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, अब हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये बात आपको याद रखना होगा, जो विकास का सिद्धांत है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, मुखावस्था। क्या है, मुखावस्था। दूसरा गुदावस्था। तीसरा लिंग प्रधाना अवस्था। लिंग प्रधाना अवस्था।
और चौथा है अव्यक्तता अवस्था, अव्यक्तता अवस्था। और अंतिम है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्या है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। देखिए, अब यहां से 5 भागों में बांटा गया है। 10 प्रकार के प्रश्न निकलेंगे। कितने प्रकार से प्रश्न निकलेंगे? 10 प्रकार से कम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन 10 निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए, यहां से एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का जनक माना जाएगा किसे? अभी मैंने आपको बताया, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। क्या उत्तर होगा? सिगमंड फ्रायड। अब यह प्रश्न पूछा जाएगा, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 5 भागों में बांटा गया है। मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, अव्यक्तता अवस्था और ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्या है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अब यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उम्र क्या है? मुखावस्था की उम्र जन्म से लेकर 2 वर्ष। क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। गुदावस्था 2 से लेकर 3 वर्ष। लिंग प्रधानावस्था 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष। और अव्यक्तता अवस्था है 6 से लेकर 12 वर्ष। और ज्ञानेंद्रिय अवस्था है 13 वर्ष से लेकर 13 वर्ष से आगे चलता है, या 13 वर्ष से कहा जाए तो मोस्टली 18 वर्ष तक मान लेते हैं हम। ये आपका क्या है? उम्र का निर्धारण किया गया है। क्या है? उम्र का निर्धारण किया गया है। अब अगर हम मुखावस्था की बात करें, कुछ बेसिक बात, एकदम व्यवहारिक बातें अगर हम बात करें, तो जब बालक जन्म से लेकर जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बालक को अगर आप देखें तो बच्चा क्या करता है? किसी भी पदार्थ को क्या करता है? बच्चा मुख में रखने का प्रयास करता है। क्या करता है? मुख में। जैसे अगर हम लोग देखें आसपास के छोटे बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं? मिट्टी के टुकड़े को मुख में रखते हैं। जो मिट्टी का टुकड़ा होता है, उस मिट्टी के टुकड़े को बच्चे मुख में रखता है, लेकिन मां के द्वारा दिए जाने वाले मिट्टी के टुकड़े को क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि बच्चा क्या करता है, उसे मम्मी के द्वारा देखे जाने पर बच्चा क्या करता है? एकदम शांत हो जाता है कि मैंने, ऐसा लगता है जैसे मैंने मिट्टी खाई ही ना हो। लेकिन जैसे ही माँ हटती है, बच्चा पुनः मिट्टी को खाने जैसे कार्यों को प्रारंभ कर देता है। जैसे चूंटा होता है, आप लोग जानते होंगे, चूंटे को पकड़ लेता है, उसके पर को तोड़ देता है, पैरों को खंड विखंड कर देता है और मुख में रखता है। मतलब जो कुछ पाता है बच्चा, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे कोई कीट पतंगे हो, बच्चा सब कुछ क्या करता है? मुख में रखने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ पाया जाता है क्या? कामुकता क्षेत्र। क्या पाया जाता है? तो कामुकता क्षेत्र पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। और जैसे ही बच्चा 2 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है तीसरी अवस्था में, तो याद रखिएगा बच्चे का कामुकता क्षेत्र ट्रांसफर जो मुख में था अब गुदा क्षेत्र में हो गया। कहाँ हो गया? गुदा क्षेत्र में हो गया। और ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है? मल मूत्र जहां तहां त्याग देता। अब आप देखिए कि 11 महीने में बच्चा चलने लगता है। 11 महीने में बच्चा चलना और बोलना प्रारंभ कर देता है। अगर उसे किसी प्रकार की अगर समस्या है तो बच्चा बोल के व्यक्त कर सकता है कि मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, पापा, भैया, दीदी, जो कुछ भी घर में बड़े मेंबर है। लेकिन बच्चा क्या करता है? जहां बैठा रहेगा वही मलमूत्र त्याग देता है। क्यों? तो क्योंकि उसे आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कामुकता क्षेत्र कहां पर वास कर रहा है?
गुदा क्षेत्र में वास कर रहा है और गुदा क्षेत्र में वास करने के कारण बच्चे को मलमूत्र जहां तहां त्यागने में आनंद प्राप्त होता है। अब आसपास के बच्चों को आप देखिए, अपने घर में छोटे बच्चों को देखिए जिनकी उम्र क्या होती है, महज 2 से 3 वर्ष के बालक होंगे, तो ये विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। बच्चा बताता नहीं कि मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना। बच्चा चाहे वो किचन में हो, चाहे बेड में हो, चाहे बालकनी में हो, कहीं पर भी बच्चा रहेगा, जहां पर बच्चा खेलेगा कूदेगा वहीं पर मलमूत्र त्याग देता है एकदम। ठीक ऐसी स्थिति में जब उम्र धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर क्या होता है, कामुकता क्षेत्र का धीरे धीरे ट्रांसफर भी होता रहता है। अकस्मात कोई भी कार्य नहीं होता है। इस पूरे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में देखा जाए, विकास की जो भी परंपराएं होती है वह क्रमिक रूप से होती हैं और जैसे बालक 3 वर्ष को समाप्त करता, बच्चा 4थे वर्ष में प्रवेश करता है तो कामुकता क्षेत्र का अब ट्रांसफर हो रहा है। लिंग प्रधान अवस्था अर्थात अभी तक यहाँ तक 3 वर्ष तक बालक और बालिकाएं अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानते थे। क्या अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानते थे, लेकिन जैसे ही बच्चा 4-5 वर्ष के बालक होते हैं उसी अवस्था में इनमें लिंग प्रधानावस्था अर्थात अपने मूल स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात कहा जाए कि अगर बालक है तो बालक और अगर बालिका है तो बालिकाओं के समूह में रहना पसंद करता, उनके साथ खेलना पसंद करता। ये विशेषताएं जो देखने को मिलती हैं, जैसे बालक है तो बालकों के वेशभूषा में, गर्ल्स है तो गर्ल्स का जो भी नेचुरल जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार क्या करते हैं, कपड़े का चयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती हैं। जो ये महत्वपूर्ण है, ये वाला जो बिंदु है जिसे कहा गया 4th स्टेज, मनोलैंगिक विकास का जो 4था स्टेप है, 4था सोपान है, इसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि यह अव्यक्तता अवस्था है। और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे सुषुप्ता अवस्था कहा जाता है? तो याद रखिएगा सुषुप्ता अवस्था किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा सुषुप्ता अवस्था कहा जाता है, सुषुप्ता अवस्था कहा गया है तो अव्यक्तता अवस्था को, क्योंकि यही एक ऐसा है 6 से 12 वर्ष। और याद करिए बाल विकास में 6 से 12 वर्ष को कहा गया है क्या? बाल्यावस्था। क्या कहा गया है? बाल्यावस्था। तो यहां पर कामुकता क्षेत्र क्या होता है? सुसुप्त होता है। सुसुप्त जैसे ज्वालामुखी के बारे में सागर सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार भी बताए होंगे, एक जागृत ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी और एक क्या होता है, मृत ज्वालामुखी। क्या है? 3 प्रकार की जैसे ज्वालामुखी होती है उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर की ये जो भावात्मक या जो क्रियात्मक जो ज्ञानेंद्रियों से माध्यम चलने वाली जो क्रियाएं होती है वह भी क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और ऐसी स्थिति में देखा जाए सुसुप्तावस्था क्या होती है? सुसुप्त का मतलब सोया हुआ है। जैसे समय परिस्थिति काल परिवर्तन होगा, उम्र में परिवर्तन होगा, सुसुप्तावस्था क्या होगा? जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामुकता क्षेत्र क्या होता है? सुसुप्त पाया जाता। और यहाँ पर बच्चा लैंगिक कार्य ना करके क्या करके बच्चा अलैंगिक कार्य करता है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि फ्राइड के अनुसार वह कौन सा सोपान है जिसमें बच्चा अलैंगिक कार्य करता है, अर्थात पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, चित्रकारी, वाद विवाद, तर्क वितर्क, अंताक्षरी जैसे खेलों के माध्यम से अपने ज्ञानात्मक पक्ष को प्रबल करने के लिए जो भी कार्य करता वो कैसी क्रियाएं होती हैं? अलैंगिक क्रियाएं होती है। और यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा क्योंकि ये 2 प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अंतिम बिंदु जो है हमारा ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो 13 वर्ष से प्रारंभ होती है। कुछ किताबों में कहा गया कि यह 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और जब तक व्यक्ति विवाह जैसे सामाजिक बंधनों में बंधता नहीं तब तक कामुकता क्षेत्र चलता रहता है। जैसे विवाह जैसे बंधनों में बंधता तो कामुकता क्षेत्र धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हम लोग कल जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को हमने अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा, कल हम लोग क्या करेंगे? क्रम वाइज उसका
मानसिक संरचना का सिद्धांत क्या है, इसके कैसे क्या रूप है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर सेकंड हम लोग मनोगतिकी के बारे में, और फिर अंत में मनोलैंगिक विकास का एक व्यापक हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसके पहले के जितने भी क्लासेज संचालित हुई हैं बाल विकास, चाहे वो टेट के पर्पज पर रही हो क्लासेज या सुपर टेट पर आधारित क्लासेज हो, उन सारे क्लासेज को आप लोग देखिएगा और सभी क्लासेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से सारे वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करिए, क्योंकि प्रस्तावित है आप लोगों का जुलाई में हर हाल में, जुलाई के लास्ट में हर हाल में टेट का पेपर हो जाएगा। शासन स्तर पर इस पर मंत्रणा चल रही है। जैसे ही इस पर सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त होगी, तुरंत आपकी परीक्षाएं भी अक्टूबर माह में संभावित है कि हो जाएगी। तो 2 महीने का अंतराल भी रहेगा, तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।